बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित श्री विशंभरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित ताई कहानी के आज हम कथा वस्तु की विशेषताओं का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्री कौशिक जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से कहानी एवं उपन्यास रचना में प्रवृत्त हुए थे। ये बहुत ही मनमौजी और रसिक स्वभाव के रचनाकार थे। आपकी रचनाओं में हास्य, व्यंग और विनोद विशेष रूप से समाहित रहा है। आपने लगभग 300 कहानियाँ लिखीं जो क्रमशः गल्प मंदिर, प्रेम प्रतिज्ञा, चित्रशाला 2 भागों में, मणिमाला और कल्लोल शीर्षक से आपके संग्रह प्रकाशित हैं। माँ और भिखारिणी आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। दुबे जी की चिट्ठियाँ उनकी पत्र लेखन कला से संबंधित रचना है। कौशिक जी ने अपने कथा और उपन्यास साहित्य में पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं का मर्म स्पर्शी चित्रण करते हुए विशिष्ट विन्यास में विशिष्ट शैली में किया है। अपने कथानकों का विकास या कथानकों का विन्यास रचना अर्थात विशिष्ट शैली में किया है। इनकी कहानियों में प्रेमचंद युगीन कहानी कला की सभी विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया था कि यदि हिंदी कहानी के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो आप प्रेमचंद स्कूल के प्रसिद्ध और प्रेरणा प्रदान करने वाले कहानीकार थे। कथानक की विशेषताओं का विश्लेषण करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम बहुत संक्षेप में ताई कहानी की कथा वस्तु जान लें। जब हम ताई कहानी को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इस कहानी के कथानक में 2 भाइयों का परिवार है। बड़ा भाई जिनका नाम है रामजी दास और छोटे भाई जिनका नाम है कृष्णदास। दोनों ये भाई हैं और वे कपड़े की आढ़त एवं लेन देन का काम करते हैं और दोनों भाई एक साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। बड़े भाई रामजी दास की कोई संतान नहीं है, जबकि छोटे भाई कृष्णदास का एक लड़का जो लगभग आयु में 5 वर्ष का है और नाम उसका मनोहर है, और एक लड़की जिसकी अवस्था लगभग 2 वर्ष है और उस लड़की का नाम चुन्नी है। रामजी दास के स्वयं की कोई संतान नहीं है, किंतु वे अपने छोटे भाई की संतानों को बहुत अधिक प्यार करते हैं। वे अपने मनोहर को, अपने छोटे भाई के पुत्र मनोहर को अपना पुत्र जैसा मानते हैं, परंतु उनकी पत्नी रामेश्वरी को उन बच्चों से अकारण ही ईर्ष्या जलन होती है। वे सदैव अपने पति से अपने स्वयं का बच्चा होने की बात कहकर दुखी होती हैं, कभी जली कटी सुनाती हैं, तो कभी वे अत्यंत भावुक होकर अपनी स्वयं की संतान के लिए चिंतित और व्यथित होती हैं। एक बार बालक मनोहर अपने ताऊ जी से खिलौना रेलगाड़ी लाने को कहता है। वह कहता है कि मैं रेलगाड़ी में चुन्नी और ताऊ जी को बिठाकर ले जाऊंगा, परंतु ताई को नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वह हमें प्यार नहीं करती है। यहाँ पर ही हम एक बात कह दें मनोविज्ञान की दृष्टि से कि प्यार और तिरस्कार जितना अधिक छोटी आयु के बच्चे समझते हैं, उतना अन्य अवस्था वालों को समझना मुश्किल होता है। अपनी संतान न होने की बात पर रामजी दास से रामेश्वरी नाराज रहती हैं, क्योंकि वह पंडितों के बताए अनुसार उपाय नहीं करते और वे कभी भी मुल्ला मौलवियों
पंडितों, ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए उपायों के प्रति अपनी पत्नी रामेश्वरी के से अनास्था व्यक्त करते हैं और उनका मानना है कि कुछ चीज़ें भाग्य से ही प्राप्त होती हैं और उन्होंने अपने इस भाग्य से शायद समझौता कर लिया है कि यदि उनके स्वयं की कोई संतान नहीं तो ये उनका भाग्य है। दूसरी तरफ व्यापारी होने के कारण वो बहुत कर्मशील व्यक्तित्व के स्वामी हैं और वे भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करते हैं। इस कारण प्रायः रामेश्वरी और रामजी दास अर्थात पति पत्नी में तीखी नोकझोंक होती है। कई बार जब रामजी दास क्रोधित हो उठते हैं रामेश्वरी की इस बात पर, तो वे चुपचाप उनकी बात को सुन भी लेती हैं। एक दिन की बात है, शाम के समय दोनों बालक छत पर खेल रहे होते हैं। रामेश्वरी भी वहीं कुछ गृहस्थी का काम कर रही होती हैं और उस समय उन्हें बालकों का वो खेलना बहुत अच्छा लगता है और वह उन्हें प्यार भी करने लगती हैं। अचानक रामजी दास का उस समय छत पर आना होता है और रामजी दास इस बात को देखकर अत्यंत खुश होते हैं कि चलो उनकी पत्नी हमारे भाई के बच्चों से बहुत प्यार कर रही है। अचानक उसी घटनाक्रम में मनोहर पतंग उड़ाता है और वह पतंग उड़ाते उड़ाते अचानक जब उसकी पतंग छज्जे से नीचे आंगन में गिरती है तो उस पतंग को देखने या ढूंढने के लिए या कहें पकड़ने के लिए नीचे झुकता है तो उसके हाथ से मुंडेर छूट जाती है और वो छज्जे में नीचे लटक जाता है। वह छत पर बैठी हुई ताई को बचाने के लिए आवाज़ देता है और कहता है, ताई जी मुझे बचा लो बचा लो। उसी समय अचानक रामेश्वरी दुविधा युक्त हो जाती हैं और वह उस बालक मनोहर को बचाने का प्रयास नहीं करती। बालक का धीरे धीरे हाथ फिसलता है और वह नीचे जाकर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही बालक मनोहर नीचे गिरता है, रामेश्वरी बेहोश हो जाती हैं और वो लगभग 1 सप्ताह तक बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। मनोहर की टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, वह धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। रामेश्वरी जब ज्वर से थोड़ा ठीक होती हैं तो वो अपने पास उसे बड़े प्यार से बुलाकर हृदय से लगाती हैं। अब वह उसे अपना अत्यधिक प्यार करने लगती हैं, अब वो उन्हें अत्यंत प्रिय लगने लगता है। अंततः कहानी की चरम सीमा पर आकर यह स्थिति हो जाती है कि बालक मनोहर से ईर्ष्या द्वेष रखने वाली रामेश्वरी का प्राणाधार वह बालक हो जाता है। कहानी की कथा वस्तु इतनी ही है। कहानी में 3 परिच्छेद हैं और इस कहानी में प्रारंभ में व्यापार और उस संयुक्त परिवार का कहानीकार ने चित्रण किया है। मध्य में यह घटनाक्रम घटता है और कहानी की चरम सीमा पर आकर बालक मनोहर के प्रति जो रामेश्वरी का प्यार है, जो वात्सल्य है, जो ममत्व है, जो उसका बांध समुद्र लहराता है, उसको कहानीकार ने बड़ी सूक्ष्मता से, बड़े मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। हम यदि इस कहानी की कथानक की विशेषताओं को रेखांकित करें तो सामान्यतः किसी भी सफल कथानक में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे संभाव्य एवं रोचक होना चाहिए कथानक, सुगठित एवं कौतूहल वर्धक होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान या जिस भी तरह का कथानक हो उसे अभिव्यक्त करना चाहिए, संक्षिप्त एवं आदर्श से मंडित होना चाहिए कथानक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इस दृष्टि से हम सबसे पहले कथानक की विशेषता के आधार पर इसको यदि देखें ताई कहानी के कथानक को, तो हम कह सकते हैं कि ताई कहानी की कथा वस्तु को कहानीकार ने इस प्रकार वर्णित और चित्रित किया है कि वो कहानी हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के किसी संयुक्त परिवार में घटित होने वाली ही घटना या कहानी है। क्योंकि रामेश्वरी के माध्यम के द्वारा, ताई के द्वारा
और ताऊ के द्वारा जो अपने छोटे भाई के प्रति जो प्यार, ममत्व, समर्पण और वात्सल्य दिखाया गया है, ये हमें प्रायः संयुक्त परिवारों में दिखाई देता है। रामेश्वरी स्वयं निसंतान हैं, तो एक नारी होने के कारण उनकी स्वयं की संतान होने की कामना भी गलत नहीं है, या हम उसे ये नहीं कह सकते कि उनको ये भावना नहीं रखनी चाहिए। अपनी संतान ना होने पर भी वो बीच बीच में अपने ममत्व के कारण अपने देवर के बच्चों को प्यार भी करती हैं। दूसरी तरफ भारतीय नारी के जो सहज गुण होते हैं, अंधविश्वासों पर विश्वास करना, धार्मिक आस्था, सामाजिक मान्यताएं आदि का भी कथाकार ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ताई कहानी की कथा वस्तु अत्यंत रोचक एवं सरस है। इसमें संभावता के गुण आदि से लेकर अंत तक विद्यमान है। दूसरी विशेषता जो कथानक की होती है कि कथानक जो है वो बहुत सुगठित और कौतूहलवर्धक होना चाहिए, क्योंकि यदि कथानक बिखरा हुआ होगा तो पाठक उस कहानी को या उस कथा को पढ़ने में उसका आकर्षण नहीं होगा। उसमें इतनी सुगठता होनी चाहिए और इतना कौतूहल होना चाहिए कि वह पाठक जो है वो उस कहानी को जब पढ़ना प्रारंभ करे तो कहीं भी घटनाओं के घटने के क्रम में उसे कहीं कोई अक्रमता ना लगे या बिखरापन ना लगे, और जब जैसे जैसे वो कहानी पढ़ता जाए, उसका अध्ययन करता जाए, उसके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जानी चाहिए कि अब आगे क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। जैसे कि अगर छोटी घटना की बात कहें कि यदि मनोहर छत से गिर गया है तो अब रामेश्वरी के मन में क्या होगा, तुरंत ही पाठकों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। रामेश्वरी पर इस घटना का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और जो उनके शारीरिक ज्वर के रूप में कथाकार ने चित्रित किया है, और जैसे ही वो ज्वर से मुक्त होती हैं, उनका बालक मनोहर के प्रति जो उदात्त वात्सल्य प्रेम जागता है, वह निश्चित ही एक भारतीय नारी को आदर्शों से मंडित कर देता है। कहानी में सुगठता में एक यह भी बात आती है कि घटनाओं और कथाओं में एक तारतम्यता होनी चाहिए, और वो घटनाओं की तारतम्यता और क्रमबद्धता हमें ताई कहानी में मिलती है। प्रारंभ में कथाकार ने एक संयुक्त परिवार का वर्णन किया है, जिसमें 2 भाई हैं, उनका क्या व्यापार है, उनके घर का रहन सहन कैसा है, उनका बड़ा भाई कैसा है, उनका छोटा भाई कैसा है, और आपस में भाइयों का मेलजोल या उनका एक दूसरे के प्रति कैसा विश्वास है। इन घटनाओं का कहानीकार ने वर्णन करते समय अत्यंत ध्यान रखा है, और जिससे ये लगता है कि जो कथा वस्तु है कहानी की, वो अत्यंत सुसंगठित है और कौतूहलवर्धक है। तीसरी विशेषता जो मूलतः इस कहानी की विशेषता है कि इस कहानी ताई कहानी की कथा वस्तु में बाल मनोविज्ञान की बड़ी सुंदर झांकी की गई है। जैसे बच्चों का अपने ताऊ से विशेष रूप से स्नेह करना, घर आते ही ताऊ ताऊ कहकर उनकी गोद में चढ़ जाना, खिलौने के लिए अपने पिता से जिद ना करके ताऊ से उसकी मांग करना, ताऊ का उस मांग को पूरा करना, और जब इस कहानी के घटनाक्रम में एक घटना बताई गई है कि वो रामजी दास से वो बच्चा मनोहर एक रेलगाड़ी मंगवाता है खिलौने वाली, और जब रामजी लाल उसको लाकर दे देते हैं तो वो उस गाड़ी को चलाते हुए कहता है कि मैं इस रेलगाड़ी में ताऊ को बिठाऊंगा और अपनी छोटी बहन चुन्नी को बिठाऊंगा, ताई जी को नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि ताई जी जो हैं वो मुझे प्यार नहीं करती। ऐसा सब कुछ होने के बाद भी ताई जी को उसकी बात सुनकर उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष जागती है,
लेकिन उनकी उपेक्षा से जब वो बालक छज्जे से नीचे आंगन में गिरता है, उसका पैर टूट जाता है, तो ताई का सारी जो ईर्ष्या, द्वेष, उस बालक के प्रति जो घृणा थी, वो सब ममता, वात्सल और प्रेम में बदल जाती है। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो अपने मन में दुराव छिपाव नहीं रखते। उन्हें उनके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वह उस व्यवहार का तुरंत प्रकटीकरण कर देते हैं। ये बचपन में ही बात होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसमें दुराव छिपाव, छल कपट और दिखावटीपन की आदतों का वातावरण से सीधे धीरे धीरे विकास होने लगता है। अगली विशेषता इस कहानी के कथानक की जो है वह यह है कि यह कहानी का जो कथानक है वो संक्षिप्त है, आदर्शों से मंडित है और उद्देश्यपूर्ण है। हम तीनों विशेषताओं का एक साथ क्रमबद्ध करेंगे। कहानी की कथा वस्तु अत्यंत छोटी है और हम कह सकते हैं कि कहानी लगभग 3 परिच्छेदों में बटी हुई है। पहले में परिवार का वर्णन, दूसरे परिच्छेद में ताई और बच्चों के बीच का जो ईर्ष्या, द्वेष और जो संबंध है उसका वर्णन, और तीसरे परिच्छेद में कहानी या कथानक की चरम सीमा, बालक का छत से गिरना, ताई का उसके प्रति समर्पित हो जाना आदि आदि। आदर्शों से मंडित है। इस कहानी में 2-3 बातें रेखांकित करने योग्य हैं कि एक भारतीय नारी जो है अपने पति के प्रति किस तरह से संवेदनशील होती है और अपने पति पारायण होती है। जो रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी हैं, वो कई बार भावुकता में रामजी दास को बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन जब रामजी दास क्रोधित हो जाते हैं तो रामेश्वरी बड़े शांत होकर चुपचाप उनके क्रोध को सहन करती हैं, जो भारतीय नारी के एक सहज गुण बतलाए गए हैं। दूसरा, दोनों भाइयों में जो भ्रातृत्व स्नेह है कि कृष्णदास कभी भी अपने बड़े भाई के कार्यों में, अपने बच्चों को दिए जाने वाले स्नेह में अपनी भाभी के प्रति कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करते। हम कह सकते हैं कि इस कहानी में रामजी दास के छोटे भाई कृष्णदास और उनकी पत्नी का तो कहीं नाम भी नहीं आया है, बड़े शांत चित्त होकर, बड़े समर्पित भाव से बड़े भाई के द्वारा बताए गए चिन्हों पर चलते हैं या उनकी बताई गई बातों पर चलते हैं। उनका कहीं कोई विरोध हमें दिखाई नहीं देता। ये एक संयुक्त परिवार का आदर्श है, भारतीय संयुक्त परिवार का। तीसरा, जो एक पढ़े लिखे वातावरण में या कहें पढ़े लिखे शिक्षित समाज में जो अंधविश्वासों का विरोध होना चाहिए, वो कहानीकार ने रामजी दास के द्वारा किया है। क्योंकि जहाँ उनकी पत्नी अंधविश्वासों से, जोशियों के पूजा पाठ और पंडितों के चक्कर में पड़ती हैं, रामजी दास उनका घोर विरोध करते हैं। अगली जो आदर्श हमें इस कहानी में प्रतीत होता है वह यह है कि ये कहानी भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करने की या कर्मशील बनने की प्रेरणा देती है, जैसा कि रामजी दास के कई कथनों के द्वारा ये बात कही गई है। वे अपने संतान न होने पर ये कहते हैं कि यदि भाग्य में होगी तो हो जाएगी, तुम इन पंडितों, देवी स्थानों या कहें उनके अंधविश्वासों में बताए गए विभिन्न कार्यों में मत पड़ो। इसके अतिरिक्त इस कथानक की जो और विशेषताएं हैं, जो हम कह सकते हैं संक्षेप में कि इस कहानी का कथानक बहुत गतिशील है और ये गतिशीलता बिल्कुल झरने जैसी गति है, जो बिल्कुल बताए गए अपने मार्ग पर सतत चलता चला जाता है। संभावता भी है कहानी में और रोचकता और सहजता का गुण भी इसमें विद्यमान है और जिज्ञासा से युक्त तो है ही ये कथानक और उद्देश्यपूर्ण है, क्योंकि इसका उद्देश्य है
कि हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, भाग्य पर नहीं, और हमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वासों के प्रति आस्था नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर जो कुछ दे दे हमें सहज रूप से उसे स्वीकार करके बिना दुखी होते हुए उसका उपभोग करना चाहिए या उसको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की स्थायी कहानी की कथा वस्तु अत्यंत रोचक, सरस, विकसित, जिज्ञासापूर्ण, गतिशील, संगठित और जिज्ञासा से युक्त और आदर्श से युक्त है। इसमें एक आदर्श कहानी की कथा वस्तु की सभी विशेषताओं का समावेश हुआ है। यह कथा वस्तु पूर्णतया उत्पाद्य होने पर ऐतिहासिक एवं गरिमामयी लगती है और कथा वस्तु की दृष्टि से ये कौशिक जी की एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि कहानी है। धन्यवाद।